तो देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेलो लो। इसका इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका बिनाइन कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बाउल का। इसमें देखते हैं ऑटोइम्यून कंडीशन होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, दो टाइप का होता है, क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत बार देखा हुआ है, हर जगह है ना, अलग अलग जगह देखा हुआ है बार बार। तो क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस के साथ हम लोग चालू करेंगे। तो एज अगर देखें तो किस एज में होता है क्रोन्स डिजीज़? ये होता है 20 to 40 ईयर में या फिर 70 साल के ऊपर। ठीक है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस 25 से 40 साल की एज में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जेंडर की बात करें तो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है क्रोन्स और मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग हो गया। ठीक है, स्मोकिंग के साथ साथ क्या हो गया, रिफाइंड डाइट खाते हैं, जैसे हम लोग रिफाइंड ऑयल वाला डाइट, मतलब तेल ज़्यादा तेल वेल वाला खाना, या फिर क्या है NOD2 या फिर कार्ड CARD15। ठीक है, ये मतलब कोई वो है एजेंट। ठीक है, स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन स्मोकिंग क्या है, प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे स्मोकिंग देखो रिस्क फैक्टर है और यहाँ पे प्रोटेक्टिव, मतलब सिगरेट पियेंगे तो इससे बचाव होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैंस 25 से 40 साल की एज में तुम स्मोकिंग करने लग गए। एक दो चीज के लिए प्रोटेक्टिव होता है, ज्यादातर चीजों के लिए तो हार्मफुल ही है ना, लंग कैंसर कर देगा मान लो, है ना, और भी चीजें कर सकता है। हाँ, और बोवेल इन्वॉल्वमेंट में अगर बात करें तो कोई सा ही पोर्शन बोवेल का इसमें प्रेजेंट होता है क्रोन्स में, और साथ ही स्किप लीजन देखने को मिलता है। मतलब कोई भी पोर्शन तो इफेक्टिव, मतलब जैसे बोवेल है ना, ये पूरा पूरा ये, तो मान लो यहाँ पर हुआ है, फिर ये छोड़ के फिर यहाँ पर हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्किप लीजन बोलेंगे। ठीक है, तो स्किप लीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनी पोर्शन इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि इसमें होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, स्किप करके। ठीक है, तो स्किप लीजन देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस स्प्रेड है। देखो, और कहाँ से चालू होगा, रेक्टम से चालू होगा, ये उधर से रेक्टम से चालू होगा और ये उल्टा चालू होता है। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम से चालू होगा, क्रोन्स उल्टा चालू होता है। इसमें स्किप लीजन देखने को मिलेगा नहीं, जब ये भाई कंटिन्यूअस है तो स्किप कैसे दिखेगा, तो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कहाँ है, प्रोक्टाइटिस, तो प्रोक्टाइटिस यही रेक्टम के पास में है, तो यहाँ प्रोक्टाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एनल इन्वॉल्वमेंट। तो एनल इन्वॉल्वमेंट में देखें तो कॉमन साइनसिस और एब्सेसिस देखने को मिलते हैं क्रोन्स डिजीज में, अगर एनल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में एनल स्पेयरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, एनल स्पेयर रहता है, मतलब एनल बचा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं रेक्टम की बात करें तो देखो, रेक्टम इसमें क्रोन्स डिजीज में बचा हुआ रहता है। ठीक है, रेक्टम इसमें बचा हुआ रहता है, लेकिन इसमें तो सबसे मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है रेक्टम ही। ठीक है, यही से चालू होता है रेक्टम से। ठीक, इन्वॉल्वमेंट इसमें देखो, इन्फ्लामेशन जो होगा इसमें सारी लेयर इन्वॉल्व होती है, किसमें, क्रोन्स में, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल हीलिंग ऑफ म्यूकोसा सब म्यूकोसा लीड्स टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। जब म्यूकोसा सब म्यूकोसा की हीलिंग होती है तो स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर वही, जब कहीं पे भी फाइब्रोसिस होती है तो ऐसे जैसे लगता है ऐसे पकड़ लिया है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। इन्फ्लेम सिरोसा कैन फॉर्म फिस्टुला, और अगर सिरोसा की लेयर इन्फ्लेम्ड होती है तो क्या हो जाता है, फिस्टुला बन सकता है। ठीक है, कैसा कैसा, कोलोवेसिकल फिस्टुला या फिर कोलोवेजाइनल। देखो वेसिकल क्या होता है, ब्लेडर, वेजाइना, तो अगर फीमेल में है तो कोलोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है, कोलोवेसिकल फीमेल में चाहे मेल में, दोनों में हो सकता है। ठीक, ये हो गया। और इसमें क्या होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, तो यहाँ पर मिकोसा और सब मिकोसा, बस ये दो लेयर ही इन्वॉल्व होती है। देखो यहाँ पे सब मिकोसा, मिकोसा, सिरोसा, सब लेयर इन्वॉल्व है, तो इसलिए ट्रांसम्यूरल था। यहाँ पे सिर्फ मिकोसा और सब मिकोसा लेयर ही इन्वॉल्व है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, सूडो पॉलिप बनता है। ये देखो देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पॉलिप हैं देखो, लेकिन ये पॉलिप नहीं है, सूडो पॉलिप है। ठीक, एडिशनल फीचर्स क्या देखने हैं, तो क्रीपिंग फैट देखने को मिल रहा है, कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोन्स डिजीज के अंदर, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है, क्रिप्ट एब्सेस देखने को मिलता है, और टॉक्सिक मेगाकोलोन देखने को मिलता है, मतलब रिस्क बढ़ जाता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर में देखेंगे तो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास देखने को मिलते हैं क्रोन्स डिजीज में, और इसी से पता चलता है कि ये टीबी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीबी में क्या होता है, केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, और यहाँ पे नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा है क्रोन्स डिजीज के अंदर। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेजिया और DALM दिखता है। ठीक है, डिस्प्लेजिया मतलब होता है, डिस्प्लेजिया अगर होगा तो क्या हो सकता है आगे चल के,
कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर। टॉक्सीमायोकोलोन क्या होता है देखते हैं। तो ये किसमें रिस्क, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो लार्ज बोवेल डायमीटर जब मोर देन 6 सेंटीमीटर हो जाता है, मोर देन 6 तो मायोकोलोन हो गया ना, मायोकोलोन। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेन होगा, फीवर होगा, टीएलसी बढ़ जाएगा। और इसका टीएलसी क्या है, टोटल लिपोसाइट काउंट, और इसको परफोरेशन बढ़ जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा। तो ये देखो नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, और ये देखो कोबल स्टोन लाइक इंटेस्टाइनल सरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और फिशर देखने को मिल रहा है। देखो हल्का कट रखा है ना, तो ये फिशर है, ये क्रोन्स डिजीज क्या है, ठीक है। और क्या, ये फैट है, तो क्या है, क्रीपिंग फैट, ये फैट है ना, क्रीपिंग फैट ये, ठीक, ये लिखा हुआ है ना, ये सब चीज़ें, क्रीपिंग फैट, कोबल स्टोन अपीयरेंस, तो ये क्रोन्स डिजीज का है, ठीक। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, नील पर ओरल, भाई ये सब दिक्कत है तो भाई मुंह से कुछ नहीं खिलाएंगे ना, आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी एंटीबायोटिक देंगे, बोवल डीकम्प्रेशन करेंगे, अगर कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है तब लेप्रोटोमी कर देंगे। पहले क्या करेंगे, बोवल को डीकम्प्रेस करेंगे, उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तब लेप्रोटोमी कर देंगे। टॉक्सीमायोकोलन देखो दिख रहा है, ये मायोकोलन कितना ज़्यादा है ना, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा है देखो, तो इसके कारण परफोरेशन भी हो सकता है ना। अब देखते हैं फीचर्स। तो क्रोन्स, जो क्रोन्स है, क्रोन डिजीज मिमिक करता है अपेंडिसाइटिस की तरह पेन, ठीक। तो एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, डायरिया होता है इसमें क्रोन्स में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ब्लडी डायरिया। देखो डायरिया इधर भी है, इधर भी ब्लडी डायरिया, ठीक है। यहाँ पे ब्लड बहुत कम चांस है ब्लड का आने का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांस है। तो रिस्क ऑफ टॉक्सीमायोकोलोन होता है, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सीमायोकोलोन अभी देखा हमने, है ना, लार्ज वोवल डायमीटर हो जाता है, मोर देन 6 सेंटीमीटर, मोर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं रेडियोलॉजिकल साइन, मतलब जैसे हमने एक्सरे वक्सरे कराया तो क्या देखा, तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर देखने को मिलता है, ठीक है, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर देखने को मिलता है किसमें, ऑल्सो सीन इन बोवल टीवी, मतलब टीवी में भी देखने को मिलता है और साथ में इसमें आईवीडी को देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है, एप्थस अल्सर, एप्थस अल्सर भी देखने को मिलता है किसमें, बोवल डिजीज में, ठीक है, एप्थस अल्सर टारगेट साइन देखने को मिलता है। अब अगर सीवियरिटी की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और फल्मिनेंट। तो माइल्ड का मतलब क्या है, जब लेस देन 4 स्टूल पर डे, मतलब एक दिन में 4 बार से कम हो रहा है माइल्ड, तो माइल्ड है, और 4 से ज़्यादा जाएगा तो मॉडरेट हो जाएगा। और सीवियर में मोर देन 6 और फल्मिनेंट में मोर देन 10 टाइम्स, समझ रहे हो, कितना खतरनाक है, स्टूल होगा। अब क्या है, मॉडिफाइड मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन देखते हैं सीवियरिटी के लिए, ठीक है, सीवियरिटी के लिए मॉडिफाइड मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ठीक। मैनेजमेंट अब देखते हैं मैनेजमेंट। डायग्नोसिस, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, स्कोपी बायोप्सी, ठीक है। और ये रहा स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर, ठीक है, ये जो पढ़ा था स्ट्रिंग साइन आपका कैंटोर होता है। टर्मिनल इलियल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये टर्मिनल इलियल है और यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट, क्रोन्स डिजीज का मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादातर होता है स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, या फिर 5A से डेरिवेटिव जो कि सल्फासाइलाजीन है, ठीक है। इन्फ्लिक्सीमैब दे सकते हैं, इसके अलावा पेरिएनल डिजीज में, और वेडोलिज्मैब दे सकते हैं, ठीक है। अप्रोच कैसे करेंगे, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, या फिर स्टेप अप, नीचे से ऊपर। अब तो डिपेंड करता है ना कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो टॉप डाउन, स्टार्ट विद 1 2 3 4, जैसे जैसे सिम्टम इम्प्रूव होते रहेंगे उसका धीरे धीरे टेपरिंग कर देंगे, मतलब डोज क्या होगी, धीरे धीरे स्टेरॉइड की बढ़ाते हैं और फिर जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी तो धीरे धीरे कम कर देते रहते हैं। तो ये होता है टॉप अप, टॉप डाउन, मतलब कि पहले इंक्रीज किया फिर उसका कम कर दिया। स्टेप अप में क्या है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे ए से डेरिवेटिव है, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो ए से डेरिवेटिव मतलब सल्फासाइलाजीन चालू किया और कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है तब हम लोग स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड दिया, अगर तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यही तो है, ये तो, ठीक है, इन्फ्लिक्सीमैब, बेडाजोलिमैब, ठीक है। अब इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। नो डेफिनेटिव सर्जरी, कोई डेफिनेटिव सर्जरी नहीं है, कंजर्वेटिव सर्जरी है, ताकि रिस्क जो है शॉर्ट बबल सिंड्रोम का वो बचा सकें। शॉर्ट बबल सिंड्रोम अभी देखे थे ना, छोटा कर दिया, काट के निकाल दी, इसलिए उसको जोड़ा है, इसलिए बड़ा। पेरिएनल डिजीज अगर है तो उसमें सेटन्स यूज़ करेंगे, सेटन करेंगे, पता नहीं क्या है सेटन,
ठीक, सेटिंग करेंगे। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, अब देखते हैं सर्जरी किस किस में हम लोग करेंगे। तो अगर स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है तो कर दें, कॉम्प्लिकेशन अगर देखने को मिल रहा तो कर दें, अगर मेडिसिन से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो कर दें, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है तो भी हम लोग सर्जरी करेंगे। ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस अब देखते हैं, हमने क्रोन्स का देख लिया, अब देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट स्टेरॉइड यहाँ भी है, 5-ASA है, डेरिवेटिव सल्फासेलेजिन यहाँ पे भी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे वहाँ था यहाँ भी है। ठीक है, सर्जरी यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी। ठीक है, प्रोक्टो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट प्रोक्टेटाइटिस होता था तो इसीलिए उसको निकाले हटा देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे ये है, काट के निकाल दिया पहले, उसके बाद जोड़ देते हैं, उसके बाद देखो ये कर दिया, जे शेप का पाउच बना दिया है। ठीक है, काट के निकाल दिया और बाकी जे शेप का पाउच बन गया। ठीक, इंडिकेशन किस किस में करेंगे, तो स्टेरॉइड साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन है जैसे टॉक्सिक मेगाकोलोन, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, कैंसर है, या फिर मेडिसिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तब, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन तब। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, पाउचाइटिस जो डगलस ऑफ पाउच होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन है, या फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डेथ, एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, जो एडहेसिव डिस्कशन पढ़े थे हम। हाँ, एडहेसिव लाइसिस करते हैं, इसका मैनेजमेंट है ना। ज़्यादातर सर्जरी के बाद एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हैं जिसमें हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में जैसे इरिथमा नोडोसम है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम है, ओरल अल्सर है, एप्थस स्टोमाटिस है, तो ये सब अगर प्रॉब्लम है तो ये हो गया एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, मतलब इंटेस्टाइन के बाहर की मतलब कोई दिक्कत देखने को मिल रही है इसकी वजह से, आईबीडी की वजह से। हिपेटोबिलियरी है, जैसे प्राइमरी, हिपेटोबिलियरी में क्या दिक्कत होगी, तो ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, फैटी लीवर, ऑटोइम्यून लीवर डिजीज, या फिर कोलेलिथियासिस मतलब स्टोन ब्लैडर का। ठीक, ऑप्थेल्मोलॉजिक में क्या क्या दिक्कत है, तो एपिस्क्लेराइटिस, ये स्क्लेराइटिस, यूवीआइटिस, आयरेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखों में कोई सी भी इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। हेमेटोलॉजिक में क्या है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, कोई भी डिजीज होती है उसकी वजह से एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, रीनल में क्या प्रॉब्लम है, कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब कि कैल्शियम का ऑक्सलेट का क्या, स्टोन किडनी में। ठीक, क्रोन्स डिजीज में की वजह से देखने को मिलता है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, सैक्रोलाइटिस। ठीक है, ये सब। अब देखते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन परसिस्ट इवन आफ्टर सर्जरी, कई बार सर्जरी के बाद भी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ये सब रहते हैं। सर्जरी के लिए तो हम लोग देख रहे थे, ये सब में सर्जरी करते हैं जब ये प्रॉब्लम होती है तो, और ठीक करते हैं। तो कौन कौन सा है जो रह जाता है, मतलब प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस रह जाता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रह जाता है, मतलब ये सर्जरी के बाद भी ये सब देखने को मिलता है। ठीक, कॉम्प्लिकेशन है। अब देखते हैं बोवल टीबी एंड फीकल फिस्टुला। बोवल टीबी एंड फीकल फिस्टुला में देखते हैं बोवल टीबी सबसे पहले। इसमें जैसे टीबी है, टीबी लंग में होता है पहले, प्राइमरी टीबी से सेकेंडरी टीबी पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। तो एब्डोमिनल टीबी में देखते हैं कौन कौन सी जगह, जैसे बोवल में, ओमेंटम में, या फिर पायोपेरिटोनियम में, या फिर ऑर्गन, कोई से भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये टीबी अगर ओमेंटम में है तो कैकिंग ऑफ ओमेंटम, जैसे कि मास मिमिकिंग कैंसर, जैसे कि कैंसर की तरह लगता है ये ओमेंटम में अगर हुआ है तो। डायग्नोस बाय बायोप्सी, बायोप्सी से ही डायग्नोस होता है। और एडीटी क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी हम लोग मैनेजमेंट में देते हैं। पायोपेरिटोनियम में क्या है, सूडोमिक्सोमा की तरह है, क्लिनिकल इमरजेंसी है ये। ठीक है, मतलब इमरजेंसी में आता है ये केस। प्रेजेंट विद पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस भी प्रेजेंट होता है। इमरजेंसी लेप्रोटोमी करते हैं और साथ में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। टाइप ऑफ बोवल टीबी, कितने टाइप्स के बोवल टीबी हैं, तो एक अल्सरेटिव और एक हाइपरप्लास्टिक होता है। इम्यून रिस्पांस की बात करें तो अल्सरेटिव वाले में वीक होता है, लेकिन हाइपरप्लास्टिक में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। साइड की बात करें तो अल्सरेटिव वाले में कहाँ से चालू होता है, वहाँ से नीचे चालू होता है, तो टर्मिनल इलियम मोस्ट कॉमन होगा। ठीक है, और इसमें टर्मिनल इलियम के साथ साथ इलियोसिकल जंक्शन होगा। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक में। अब देखते हैं अल्सरेटिव बोवल टीबी को, ट्यूबरकुलर या फिर टाइफाइड अल्सर, दो तरह के अल्सर, जैसे कि ट्यूबरकुलर या फिर टाइफाइड। तो हमने पहले देखा था ट्यूबरकुलर में कैसा होता है, ट्रांसवर्स, टी से टी याद कराया था ना, टीबी,
तो ट्यूबरकुलर टीबी में ट्रांसवर्स अल्सर होता है, तो ये देखो ये ट्रांसवर्स अल्सर है ना, और लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे होता है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे, ठीक है। तो अगर कभी भूल जाओ तो हमेशा ऐसे एल बनाओगे तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और जब भी टी बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो ये हो गया हमेशा ट्रांसवर्स, देखो ट्रांसवर्स और देखो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो है ना, तो ये समझ में आ गया कि ऐसे ये ट्रांसवर्स और ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल अल्सर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे ट्यूबरकुलर अल्सर के अंदर, तो हील तो करेगा लेकिन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। और टाइफाइड अल्सर में क्या है कि ये तो परफोरेट हो जाता है, ये हमने वहाँ पीछे भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ परफोरेशन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल अल्सर में, और इसमें ट्यूबरकुलर अल्सर के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ट्यूबरकुलर अल्सर के अंदर क्या है, पेन, अब देखो टीबी है तो हमेशा वेट लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ये हमने वहीं तो देखा था ऑब्स्ट्रक्शन वाले में। और इसमें क्या है, परफोरेशन हो रहा है, तो इसमें फीवर की मतलब हिस्ट्री देगा, पेन एब्डोमेन में हो गई, और पेरिटोनाइटिस के फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर एक्सरे करेंगे तो गैस देखने को मिलेगा डायफ्राम के नीचे, ठीक है। और क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अगर टीबी है तो इसमें ट्यूबरकुलर थेरेपी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी तो देंगे ही, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी से करेंगे, साथ में थेरेपी देंगे। अगर काट के निकालना होगा तो इसको ऐसे रिसेट करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एनास्टोमोसिस कर देंगे, और स्ट्रक्चर क्लोज कर देंगे, स्ट्रक्चर प्लास्टी करेंगे या फिर, ठीक है। अच्छा, अगर दूर दूर स्ट्रक्चर्स होते हैं तब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्लास्टी करते हैं, और जब पास पास होते हैं तब क्या करते हैं, रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस करते हैं, ठीक है। जब पास पास है तो काट देंगे, जब दूर दूर है तो स्ट्रक्चर प्लास्टी कर देंगे, ठीक है। तो ये वो, और टाइफाइड अल्सर के अंदर क्या है, इमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे, क्योंकि इसमें परफोरेशन हो सकता है ना, तो अगर परफोरेशन हो गया तब इमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे, लेकिन अगर परफोरेशन नहीं हुआ है तब हम क्या करेंगे, रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस कर देंगे। हाइपरप्लास्टिक बोवल टीबी, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसमें भी वही पेन होगा, ठीक है, और कुछ फील होगा, कुछ मास फील होगा, कहाँ पे, राइट इलियक फोसा में, ठीक है। ये राइट इलियक फोसा है, और इसी में कौन सा रीजन है, इलियोसिकल जंक्शन है, तो इलियोसिकल जंक्शन में होता है, जैसे बोला टर्मिनल इलियम में होता था, ये भी टर्मिनल इलियम में भी हो सकता है ना। साथ ही साथ में यहाँ पे टीबी है तो वेट लॉस तो हो गई, और क्या है, इंक्रीज पुल अप इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन मतलब ऐसे ऊपर की, मतलब उठा हुआ रहेगा, दिखाई देगा। और ये क्या है, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इलियम में, ठीक है। ये इलियम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर है। और क्या, ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, जैसे कि स्वान होता है उसके नेक की तरह लग रहा है, बगुले की नेक की तरह, ठीक है। कैसे पता चल रहा है ये सब चीज़ें, बैरियम मील फॉलो थ्रू द बोवल टीबी, जब बैरियम हमने खाया खाने में, तो हमें ये देखने को मिल रहा है, मिल जाता है तो वो रंजित कर देता है। अब देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका, हाइपरप्लास्टिक बोवल टीबी का, तो हम लोग वही कैंसर वाला था इसमें, है ना। और क्या था, डायग्नोसिस में कोलोनोस्कोपी बायोप्सी करेंगे, और फिर मैनेजमेंट करेंगे, तो इसमें भी टीबी है तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी तो देंगे ही, और मास परसिस्ट अगर है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो क्या करेंगे, राइट हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है। राइट इलियक फोसा में है तो यहाँ के क्या कर देंगे, काट के निकाल देंगे इसको, है ना। फीकल फिस्टुला देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या है फीकल फिस्टुला के, कि फीकल मैटर डिस्चार्ज हो रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी घाव होगा वहाँ से फीकल मैटर निकल रहा होगा, ठीक है। स्किन एक्सकोरिएशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। स्किन मतलब साइड से जैसे कटी फटी रहेगी, है ना। माल नरिश पेशेंट क्या है, माल नरिश होगा, एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना। और ये रहा देखने को मिल रही है येलो फीकल, है ना, ठीक। हाई आउटपुट मतलब मोर देन 500 अगर पर डे निकल रहा है, और लो आउटपुट जब 200 से कम है, वैसे भी नॉर्मली 200 लगभग 200 सीसी पर डे ही निकलता है ना। लेकिन जब उससे कम है तब लो है, और जब 500 ज़्यादा तो हाई है, फीकल मैटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीकल क्लोजर, फिस्टुला क्लोजर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितना है, तो अगर स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है, और अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर अपने आप हो रहा है तो, अगर डिफेक्ट कहाँ पर है, ईसोफेगस में है, ड्यूडेनल स्टम्प में, जेजिनल एंट्रिक वॉल डिफेक्ट है लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का है तब, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो अपने आप हो जाएगा क्लोज। लेकिन अगर वहीं पे गैस्ट्रिक लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स एलियल एंट्रिक वॉल डिफेक्ट मोर देन 1 सेंटीमीटर अगर है तो ये मुश्किल है इसको क्लोज करना अपने आप, तो इसको करना पड़ेगा। अगर फिस्टुला ट्रैक्ट है मोर देन 2 सेंटीमीटर तो भी
ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। ठीक। एब्डोमेन, एब्डोमेन में अगर नो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत है तो अपने आप नहीं होगा। एल्बुमिन अगर मोर देन 25 ग्राम पर लीटर अवेलेबल है, ले, अगर इतना एल्बुमिन है तो स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर उससे कम है तो नहीं होगा। अगर फ्रेंड फैक्टर कोई फैक्टर है, एब्सेंट है, ठीक है, जैसे कि दिया होगा, ये रहा फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी, रेडिएशन, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, एपिथेलाइजेशन ऑफ फिस्टुला ट्रैक्ट, मतलब फिस्टुला ट्रैक्ट के अंदर एपिथेलियल लेयर बनना, नियोप्लाज्म और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब प्रेजेंट किस में होगा? जब प्रेजेंट होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्लोजर होगा, मतलब अपने आप नहीं क्लोज होगा। और प्रेजेंट नहीं होगा इनमें से कुछ भी तो स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो जाएगा। आउटपुट कितना स्पॉन्टेनियस क्लोजर? जब लेस देन 200 ml पर डे होगा तब तो लो आउटपुट, मतलब कि, और तब अपने आप क्लोज हो जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो क्लोज नहीं होगा। मैनेजमेंट कैसे? इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि अपने आप क्लोज हो सकता है। इसमें सर्जिकल मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप क्लोज नहीं होगा। फ्रेंड मैनेजमेंट हमने देख लिया, फ्रेंड फैक्टर देख लिया। मैनेजमेंट देखते हैं स्नैप प्रिंसिपल। स्नैप का क्या है? स्किन एक्सक्रीशन को कंट्रोल करेंगे, जो स्किन खराब हो रही है उसको ठीक करेंगे। सेप्सिस को कंट्रोल करेंगे, इन्फेक्शन ना हो। एन से क्या है? न्यूट्रिशनल बिल्डअप, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब मुंह से कुछ नहीं देंगे। एनाटोमिकल डिलिनिएशन, ठीक है, मतलब कि इमेज चेक करेंगे कहाँ पे क्या है। और प्लांट सर्जरी, उसका सर्जरी करेंगे प्लान करके पहले। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोस्टिक ग्रुप, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिस्टुला, ठीक है। एक वो दिया गया है, लो है तो 1 है, इंटरमीडिएट 2 है, हाई है तो 3 है। इस तरीके से अलग अलग स्कोर दे दिए हैं। गोल ऑफ प्रपोज ट्रीटमेंट, स्पॉन्टेनियस क्लोजर है तो 1 है, अर्ली सर्जिकल अगर पहले ही कर दिया तो 2, लेट सर्जिकल क्लोजर तो 3, प्रिडिक्टेड क्लिनिकल कोर्स, मतलब मोर्टेलिटी हो सकती है इसमें तो एक्सेप्शनल मोर्टेलिटी तो 1, मोर्टेलिटी 10 से 25% चांस है तो 2, ज़्यादा है तो 3। अगर 25% ज़्यादा है तो थर्ड कैटेगरी में आएगा। और ये दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। खत्म हो गया।